नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो बुलंदशहर में लापता वकील धर्मेंद्र चौधरी का शव मिलने से अब हड़कंप मच गया है। आरोपियों ने उनकी हत्या कर शव को जलाकर टाइल्स के गोदाम में दफना दिया। वकील की हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया है और भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। मृतक धर्मेंद्र चौधरी खुर्जा कोर्ट में काम किया करते थे और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी वो काम करते थे। 25 जुलाई से लापता थे। उनके शव को 8 फीट गहरे टैंक में दफना दिया गया था और शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान भी पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि हत्या रुपयों के लेन देन की वजह से की गई। पुलिस ने गोदाम के मालिक और उसके 2 नौकर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी विक्की ने मृतक धर्मेंद्र से ब्याज पर पैसे लिए थे और उनका 70-80 लाख का कुछ लेन देन चल रहा था। पुलिस प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि आपसी लेन देन में यह हत्या की गई है, ना कि अपहरण से जुड़ा ये मामला है। करने के बाद में उनको यहाँ मतलब मार के इनकी दुकान गोदाम के अंदर कुआ है छोटा सा 12-13 फुट का, उसमें दवा के अंदर जो भी उन्होंने आग लगाई है, क्या करा है उन्होंने इनको ही बॉडी जली मिली है। और प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया है। लगातार वो ट्वीट करती रही हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैलता जा रहा है, क्राइम और कोरोना कंट्रोल से बाहर है। बुलंदशहर में श्री धर्मेंद्र चौधरी जी का 8 दिन पहले अपहरण हुआ था। कल उनकी लाश मिली। कानपुर, गोरखपुर, बुलंदशहर, हर घटना में कानून व्यवस्था की सुस्ती और जंगल राज के लक्षण है। पता नहीं सरकार कब तक सोएगी। तो प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि लगातार हर जगह से खराब कानून व्यवस्था की खबरें आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार अब तक सोई हुई है, पता नहीं कब जागेगी। 8 दिन पहले उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि अपहरण हुआ था वकील का, कल उनकी लाश मिली है। कानपुर, गोरखपुर, बुलंदशहर, हर घटना में कानून व्यवस्था की सुस्ती और जंगल राज के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं सरकार कब तक सोएगी। प्रियंका गांधी का यह ट्वीट आया क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है और इसी को लेकर लगातार जब भी कभी कानून व्यवस्था का सवाल उठता है तो इसी तरह का ट्वीट विपक्षी पार्टियों की तरफ से देखने को मिलता है। और कुछ इसी तरह का ट्वीट समाजवादी पार्टी ने भी किया है। कानपुर, गोरखपुर, कानपुर देहात, गाजियाबाद, संभल, नोएडा और अब बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में हो चुका है कानून व्यवस्था का अपहरण। सुरक्षा की जगह गाइडलाइन देकर सो रही सरकार। वकील धर्मेंद्र चौधरी के अपहरण के बाद हत्या दुखद, दोषी को सजा दिला, पीड़ित परिवार को न्याय दे सरकार। और बात नोएडा सेक्टर 11 की करें तो यहां पर एफ ब्लॉक में कल शाम एक मकान गिरने के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया है। मकान जर्जर स्थिति में था। उसके बाद मकान के ऊपर निर्माणाधीन कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से मकान बैठ गई। जब मकान भरभरा कर गिरी उस समय मकान के अंदर 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक महिला थी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सभी लोगों को बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, जहां पर 2 लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई। ये दोनों कानपुर देहात के रहने वाले थे और रिश्तेदार भी थे। देर रात पुलिस कमिश्नर ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। इस समय मैं नोएडा के सेक्टर 11 एफ ब्लॉक में हूं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यही वो मकान है F62 जो कल शाम करीब 8 बजे भरभरा करके बैठ गई और इसके अंदर उस समय 5 लोग थे, जिसमें से 4 लोगों को जो है निकाला गया। 4 लोग घायल थे और 4 लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पे 2 लोगों की मौत हो गई उपचार के दौरान और एक जो मजदूर थे उनकी स्थिति जो है गंभीर थी, उनको एम्स रेफर कर दिया गया। एक मजदूर का इलाज जो है जिला अस्पताल में भी चल रहा है। एक महिला थी 5 लोगों में, जिनको सकुशल निकाल लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये मकान बैठी, मकान के दूसरे हिस्से में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सोलर पैनल बनाने का काम चलता है और ये मकान
काफ़ी पुरानी मकान है, जर्जर हो गई थी, लिहाजा इस पर जो है निर्माणाधीन कार्य चल रहा था। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है निर्माणाधीन कार्य चल रहा था और ऐसे में जो है मकान के ऊपर जब लोड पड़ा, प्रेशर पड़ा तो मकान बैठ गई और इसके अंदर जो लोग थे उनमें 2 लोगों की मौत हो गई है। बाकी लोगों का अभी उपचार चल रहा है। जो महिला अंदर थी उनको सकुशल बचा लिया गया, क्योंकि ये मकान के दूसरे हिस्से में थी, वो फंस गई थी, लेकिन जब कल रेस्क्यू किया गया तो उनको बचा लिया गया। जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुंची और लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। लगभग 2 घंटे रेस्क्यू करने के बाद सभी लोगों को सकुशल बचा लिया गया, लेकिन जिसमें 4 लोग जो थे उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यह एक दुखद घटना रही। सबसे बड़ा सवाल अथॉरिटी के ऊपर, नोएडा अथॉरिटी के ऊपर उठ रहा है कि आखिर यह जब मकान जो इस स्थिति में है इसके ऊपर निर्माणाधीन कार्य कैसे चल रहा था, क्या अथॉरिटी से परमिशन लिया गया था या अथॉरिटी को इस बात की जानकारी थी कि नहीं थी, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखा जाए तो मौके पर कल रात जो है यहाँ पे पुलिस कमिश्नर, जिला अधिकारी के साथ साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे हुए थे और सभी ने यही कहा कि यह पूरा जो है एक जाँच का विषय है। लेकिन देखा जाए तो जो मकान ये जो गिरा हुआ है यह तमाम सवालिया निशान खड़ा करता है नोएडा प्राधिकरण के ऊपर कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन आखिर कैसे हो रहे हैं, किसके आदेश से हो रहे हैं, अगर अवैध रूप से हो रहे हैं तो इनको रोका क्यों नहीं जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 नोएडा। और कन्नौज में क्वारंटीन सेंटर में बद इंतजामी का अंबार लगा हुआ है। यहां के क्वारंटीन सेंटर की बदहाली का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कनपटियापुर गांव में स्थित क्वारंटाइन सेंटर का यह वायरल वीडियो है। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि भोजन के लिए लोग परेशान हैं और जब वो खाने की मांग करते हैं तो पुलिसकर्मी कैसे उन्हें धमका रहे हैं। इतना नहीं, मरीज के सेंटर में मरने की बात कर रहा है। जब इस मामले पर सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने वही रटा रटाया जवाब मीडिया के सामने दिया। लोग आए थे, उन लोगों ने खाना ले लिया और ये जो पहले थे दोपहर में वो मतलब जो है उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा और वो उसने यही बताया कि अभी खाना बना रहे हैं दोबारा से और वो उतनी देर हो गई, 9:30 बज गया था तो हाँ देरी हुई थोड़ी सी, तो इसलिए ये लोग मतलब इस तरह से आरोप लगा रहे थे कि खाना देर से मिला। ऐसा नहीं है कि खाना जो है वो न मिलता नहीं है, दोनों टाइम खाना टाइम से दिया जाता है। और रायबरेली में एक लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मामला दही गांव किसान का बताया जा रहा है, जहां पर अयोध्या प्रसाद मौर्य का है, जिनकी जमीन की नाप के लिए लेखपाल राम समझ 10,000 की रिश्वत मांगी थी। किसान ने 5,000 रुपए बतौर रिश्वत दी और उसका वीडियो बना लिया। लेखपाल ने जब उससे बकाया 5,000 रुपए मांगे तो किसान ने जन सुनवाई पोर्टल पर इस बात की शिकायत की। इधर आरोपी लेखपाल ने रिश्वत लेने की बात से अब इनकार किया है। और हरदोई के बेलग्राम कोतवाली इलाके में एक सिरफिरे युवक ने अपनी ही पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। थाना बेलग्राम के कुतवापुर में अपराह्न 4 बजे हरविलास के द्वारा अपनी पत्नी का चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। और सहारनपुर के सरसावा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार, मोटरसाइकिल और चोरी के 17,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। 4 शातिर लुटेरे और चोरी करने वाले लोग, इनका गैंग लोकल गैंग है, जो कि वहीं के लोकल रहने वाले हैं, जो नुकुड़ में खजूरहेड़ी और दौलत खेड़ी एरिया के रहने वाले हैं। इनके पास से लूटी हुई जो मोटरसाइकिल है वो, साथ ही साथ चोरी की नकदी, अवैध असला और कारतूस बरामद किया गया है। इसके अंतर्गत बरामदगी करके और इनका आगे की विधिक कार्रवाई करवा के सभी को जेल भेजा जा रहा है। और कासगंज में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर अलग अलग 2 स्थानों पर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। ये हमारी ग्राम पंचायत अशोकपुर का मजरा नंगला हीरा है। वहाँ का एक लड़का बंटू और एक उसका मामा थाने गांव से आ रहे थे, तो उसमें अज्ञात वाहन से किसी से टक्कर हो गई, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। ये गांव से गंज जा रहे थे, पैरा से गंजड़वाड़ा, सामान वामान ला रहे थे, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया।
और मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के नंगला ताशी में मामूली विवाद पर दो समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ। पथराव में करीब 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को दौड़ा दिया, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस ऐसे बच्चे ने रुका था, अब लड़ाई हो रही हमारी, देखने गया काम पे से उन्हें रास्ते में पकड़ कर मारा, घायल बहुत कर रखा। हमारी सास जो गई इन्हें भी बहुत घायल कर रखी। हमारे छोटे छोटे बच्चे बताओ, पुलिस वाले भी सुनाई नहीं कर रहा, प्रधान सुनाई नहीं कर रहा, तो और कौन करेगा। और झांसी में बकरीद को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ डीएम एसएसपी ने मीटिंग कर बकरीद त्योहार को घरों में मनाने की अपील की है। वहीं बकरीद पर सुरक्षा के मद्देनजर एसएसपी दिनेश कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ पूरे शहर में 4 घंटे से भी अधिक समय तक फुट पेट्रोलिंग कर लोगों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। पूरा शहर भर में रूट मार्च किया जा रहा है और हमारे द्वारा शहर के थानों को निर्देश कर दिया गया अपने अपने थानों में सुबह सुबह पोस्टर पार्टीज निकालें। इसके अतिरिक्त वहाँ के लोकल जनता से मोहल्लावार पीस कमेटी मीटिंग्स करके उनके मोहल्ले के जो सभी लोगों के साथ मिलकर वहाँ रूट मार्च करें, लोगों का समस्या सुने, जो सफाई की, पेयजल की, अन्य जो व्यवस्था जो अवशेष को हटाने को लेकर नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। और कोरोना से जंग जीतने के लिए पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश भी कोरोना को मात देने के लिए देशवासियों को खुशखबरी देने वाला है। आगरा में वैक्सीन का ट्रायल होने वाला है, जो मेरठ के जाबाज कोरोना योद्धा कोरोना को हराने की कसम ली है। कोरोना को मात देने के लिए पूरी दुनिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी जोश के साथ जुट गया है। देशवासियों को खुशखबरी देने के लिए आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज अगले हफ्ते से कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करने जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की बैठक में योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। वैक्सीन के ट्रायल के लिए 400 वॉलंटियर्स को आमंत्रित किया गया है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और स्टाफ समेत 25 वॉलंटियर्स ट्रायल के लिए तैयार हो चुके हैं। वैक्सीन करीब ये निर्माण के स्थिति में आ चुकी है और अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन जो कि विदेशों के लेवल की है हमारे पास, भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही है। इसे हम लोग यहाँ पर एसएन मेडिकल कॉलेज में भी ट्रायल करने चल रहे हैं, परंतु इसके लिए हमें 400 वॉलंटियर चाहिए। वॉलंटियर का आह्वान करते हैं कि उनके ऊपर इसको टेस्ट किया जाएगा। इसका कोई नुकसान नहीं है, ये अच्छी तरह से टेस्टेड है, नुकसान नहीं है, लेकिन वॉलंटियर्स के ऊपर टेस्ट करके तब फिर हम इसे पब्लिक में लगाएंगे। भारत की ये वैक्सीन दुनिया में सबसे बेहतर मानी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि वैक्सीन के जरिए भारत जल्द कोरोना पर जंग जीत लेगा। आगरा के साथ साथ गोरखपुर में राणा हॉस्पिटल भी कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल करने जा रहा है। वैक्सीन के पहले चरण में हॉस्पिटल को 30 वॉलंटियर्स मिल गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से भारत बायोटेक ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई है। इस वैक्सीन का ट्रायल गोरखपुर समेत देश की 12 जगहों पर होना है। इस ट्रायल के लिए गोरखपुर में कुल 50 लोगों की जरूरत है। फिलहाल 18 लोगों ने आवेदन किया है। इस मिशन को पूरा करने के लिए गोरखपुर प्रशासन समेत पूरा स्वास्थ्य महकमा जुट गया है। कोरोना से जंग जीतने में जाबाज पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। कोरोना को शिकस्त देने के बाद अब इन जाबाजों ने देश सेवा करने की ठान ली है। मेरठ रेंज के 185 कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों ने स्वेच्छा से प्लाज्मा देने की पेशकश की है। नहीं सर, हमने रोका नहीं क्योंकि हमारी ड्यूटी थी। हमारे घर वालों ने कहा कि तुम्हारी ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी है और हम अपना प्लाज्मा देने के लिए हमेशा तैयार हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी इन जाबाजों की बहादुरी पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से जो कोरोना वॉरियर के रूप में इन्होंने कार्य किया है, वो आज भी उसी हौसले के साथ अपने को स्वस्थ होने के पश्चात वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। मेरठ रेंज में कोरोना काल में ड्यूटी करते हुए करीब 190 पुलिसकर्मी कोरोना की गिरफ्त से बाहर हो चुके हैं। अब यही कोरोना योद्धा जनता की सेवा के साथ साथ देश सेवा की पहल कर रहे हैं। आगरा से हिमांशु त्रिपाठी और गोरखपुर से रामगोपाल के साथ मेरठ से निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट।
और ब्रेक के बाद इस वक्त एक खबर आगरा से आ रही है, जहां पर सपा नेता पर एफआईआर दर्ज किया गया है। सपा नेता चौधरी बशीर पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है बकरा बाजार के लिए समर्थन में जुटाई थी भीड़। सपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं बशीर, और अब इसको लेकर बताया जा रहा है कि 45 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, और ये जो रिपोर्ट है वो महामारी एक्ट के तहत दर्ज करवाई गई है। चौधरी बशीर ने लोगों को भड़काया, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बकरा बाजार लगेगा, और तो अब जाकर इस पर एक एफआईआर लॉन्च हुई है। जिस तरह से महामारी फैली है, चौधरी बशीर के अलावा 45 और लोग हैं जिन पर ये महामारी एक्ट लगाया गया। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है? जी, इसमें इस पूरे मामले में चौधरी बशीर जो पूर्व मंत्री हैं, इनकी सीधी दबंगई नजर आती है। और आप देखिए किस तरह के रात में सीना ठोक के कहते हैं कि बाजार यही लगेगा। पुलिसकर्मी आए उनको समझाने, तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी पुलिस की, और लगातार अपना सीना ठोकते हुए ऐलान करते रहे कि बाजार यही लगेगा, बकरा बाजार लगेगा। और सैकड़ों लोग, वहां आप देखिए तस्वीरों में सैकड़ों लोग खड़े रहे उस बाजार में, और खुलेआम प्रशासन को, पुलिस को चुनौती देते रहे बकरे को लेकर के। साथ में बकरा प्रदर्शन जारी रहा देर रात तक, और आखिरकार पुलिस ने बड़ी मुश्किलों से इनको हटाया है। उसके बाद तब जाकर के इनके खिलाफ एफआईआर महामारी एक्ट की अब दर्ज हुई है। ये दबंग मंत्री माने जाते हैं, बसपा से जीते थे, और उसके बाद सपा में शामिल जब हुए थे तो तत्कालीन। तो अब इन दबंग मंत्री का क्या कहना है? जब महामारी एक्ट के तहत इन पर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो अब क्या इन मंत्री ने कुछ कहा इसके बाद? जी, मंत्री ने का यही कहना है कि हम तो लोगों को हटा रहे थे, लेकिन तस्वीरें ठीक उलट है। वो कहते हैं हम लोगों को हटा रहे हैं। चलिए, आप हिमांशु बने रहिए। मंत्री जी क्या जो रात भर हंगामा किया बकरा बाजार को लेकर, क्या कह रहे हैं मंत्री जी, वो सुन लेते हैं जरा। कोई भी आता है तो किसी को भागने की जरूरत नहीं है, कोई चला कर गाना नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगा लीजिए, सब जितने भी लोग खड़े मास्क लगा लीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, और किसी को देख के कोई भागेगा नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ कुर्सी डाल के। और अंदर गलियों में चले जाओ, जो बेचने वाला है वो भी, जो खरीदने वाला है वो भी, सभी लोग अंदर गलियों में जाकर अपना माल बेच लें, और रोड पर से भीड़ हटा दें, और सभी लोग अंदर चले जाएं। तो सपा नेता की दबंगई आपने देखी। आप बकरा बाजार में रहिए, यहाँ पर कोई आपको यहाँ से भगाएगा नहीं, और आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन कहाँ यहाँ पर कोई किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दे रही है। हिमांशु, जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि अगर पुलिस आती है तो भागने की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन बकरा बाजार लगाइए, मतलब आदमी के जान से ज्यादा महत्वपूर्ण बकरा मंडी हो गई। जी बिल्कुल। और मंत्री जी की, पूर्व मंत्री की भाषा देखिए, एक तरफ कहते हैं किसी को जाने की जरूरत नहीं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को तार तार करते रहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि नियमों का पालन करेंगे। तो विरोधाभासी बयान देते हैं। जब पुलिस वहां बढ़ती है तो इनके सुर धीरे धीरे बदल जाते हैं, लेकिन लगातार वो सीना ठोक के यही कहते रहे। सैकड़ों की भीड़ जमा हुई, और जब एक पूर्व मंत्री, एक जनप्रतिनिधि की भाषा इस तरह होगी तो वहाँ के लोग भी उत्तेजित होने लगे, और लगातार नारेबाजी पुलिस के खिलाफ चलती रही। और बकरा बाजार प्रतिबंध के बावजूद मंटोला चौराहे, चलिए, तो वहां पर मंत्री जो सपा नेता हैं और सपा में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी इस तरह की दबंगई अब देखने को मिली। हालांकि बाद में उनके सुर बदले जब एफआईआर इस पर दर्ज हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी देने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।